Hello dear students, let's continue the next video lecture in which we are going to study the topic stress strain relationship in a wire. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने हुक्स लॉ स्टडी किया था जो ये कहता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। ठीक है, यहाँ पर पीछे टॉपिक आया था हमारा हुक्स लॉ। स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये दो टर्म्स हैं। स्ट्रेस मीन्स है कि जो ये एक्सटर्नल कोई डिफॉर्मिंग फोर्स है, जैसे बॉडी पे लगने वाली यूनिट एरिया पे लगने वाली फोर्स, वो स्ट्रेस है। जैसे ये वेट है इस वायर के ऊपर लगेगा तो दैट विल बी द स्ट्रेस ऑन दिस वायर। और इस वायर की लेंथ में जो चेंज आएगा दैट चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो स्ट्रेन कौन सी होगी? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगी। ठीक है, तो स्ट्रेस का स्ट्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये रिलेशनशिप हम एक इलास्टिक वायर को लेकर स्टडी करेंगे। सो हियर इज द इलास्टिक वायर, दिस इज द इलास्टिक वायर हेयर। ठीक है, सस्पेंड अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। एक इस तरह के रिजिड सपोर्ट से एक वायर को हैंग किया गया है लाइक दैट। अटैच द हैंगर एट द अदर एंड, दूसरे एंड पर ये हैंगर लगाया हुआ है। ऑन विच द नोन वेट कैन बी प्लेस्ड, जहाँ पर कुछ नॉन वेट, हम कुछ भी वैल्यू वाला हमें पता होगा कि हमने कितना कितना वेट यहाँ पर लटकाया हुआ है इसके साथ। तो वो डाउनवर्ड एक फोर्स होगी इसके यूनिट एरिया पर लगने वाली फोर्स, दैट इज जिसको हम नाम दे रहे हैं एंड पुट द डिफरेंट नॉन वेट्स इन द हैंगर एंड नोट डाउन द कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर एक वर्नियर स्केल और मीटर स्केल की हेल्प से कितना खिंचाव इस वायर में आता है वो इस स्केल से नोट किया जा रहा है, और वेट कितना कितना डाला जा रहा है वो यहाँ से नोट डाउन किया जा रहा है। तो वेट स्ट्रेस हो गया और जो खिंचाव नोट किया जा रहा है वो स्ट्रेन हो गई। ठीक है, सो प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये ग्राफ सामने आप देख रहे हैं, स्ट्रेस को वाई एक्सिस में लेते हुए, स्ट्रेन को एक्स एक्सिस में लेते हुए एक ग्राफ प्लॉट किया गया है, जो कि ऑब्जर्वेशन जो हमारी आई उनसे ड्रॉ किया गया। वी शैल गेट द कर्व ऑफ द टाइप एज शोन इन द फिगर। तो इस टाइप का एक कर्व हम यहाँ पर ऑब्टेन करते हैं। अब इस कर्व के डिफरेंट पार्ट्स में इसको स्टडी किया जा रहा है। जैसे फर्स्ट पार्ट है द पोर्शन ओ ए ऑफ द ग्राफ। ओ से ए तक का जो पोर्शन है ग्राफ का वो क्या बताता है? शोइंग दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। अप टू द स्टेज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट ए ऑन द ग्राफ, दस हुक्स लॉ। तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होने का मतलब हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, फुली ओबेड इन द रीजन ओ ए। एंड द पॉइंट ए इज समटाइम्स कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनल लिमिट। जहाँ तक ये दोनों टर्म्स आपस में प्रोपोर्शनल हैं उसकी जो लिमिट है वो पॉइंट ए है। सो पॉइंट ए कॉरेस्पॉन्ड्स टू प्रोपोर्शनल लिमिट, है ना। यहाँ से देखिए पॉइंट ए कॉरेस्पॉन्ड टू प्रोपोर्शनल लिमिट है। फिर आगे का जो पार्ट है दूसरा पॉइंट, बियॉन्ड द पॉइंट ए से आगे के ग्राफ की बात करें, द स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन एज इंडिकेटेड बाय द पार्ट ए बी पार्ट ये बता रहा है कि स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों ही प्रोपोर्शनल नहीं है, उनकी जो वेरिएशन है। इफ द वायर इज अनलोडेड एट पॉइंट बी देन द ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फॉलोज द रिवर्स पाथ BAO। यहाँ से ये जो ग्राफ इस तरफ को जो जा रहा है वो वेट बढ़ाते बढ़ाते, ठीक है, ये वैल्यूज हमें ऑब्टेन होती गई हैं। तो इन वेट्स को अगर हम रिवर्स करना शुरू कर दें, यानी कि यहाँ से निकालना शुरू कर दें वेट को, तो जो स्ट्रेन फिर से आएगी इधर, वायर की लेंथ जो पहले वाली आएगी, तो ग्राफ फिर से कह रहा है BAO पाथ ही रीगेन करता है ना। वेट बढ़ाते समय जो रीडिंग्स आई, वेट घटाते समय भी वही रीडिंग आई, तो ग्राफ वही आया। सो इस बी पॉइंट को नाम इस हिसाब से दिया। इसका मतलब वायर पूरी तरह से इलास्टिक है अभी, एंड द पॉइंट बी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू इलास्टिक लिमिट। पॉइंट बी को नाम दिया गया है पॉइंट बी कॉरेस्पॉन्ड्स टू इलास्टिक लिमिट। द पोर्शन ऑफ द ग्राफ बिटवीन OB इज कॉल्ड द इलास्टिक रीजन। और जो O से B तक का ग्राफ का पोर्शन है, O से B तक का, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक रीजन। ठीक है, इट इज टू बी नोटेड दैट हुक्स लॉ इज नॉट ओबेड बिटवीन A एंड B। ए से बी पार्ट में हुक्स लॉ पूरी तरह से ओबे नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी स्ट्रेस से स्ट्रेन ज़्यादा होने लगी थी। बियॉन्ड द पॉइंट बी द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व BC। बी से आगे चले तो और ज़्यादा वो कर्व होने लग गया है ग्राफ, जो पहले स्ट्रेट लाइन था। स्ट्रेन इंक्रीजेज मच मोर रैपिडली विद द स्ट्रेस। तो थोड़ी स्ट्रेस बढ़ाने से स्ट्रेन ज़्यादा इंक्रीज कर रही है। द स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस स्ट्रेन फॉर्म्स B to C बिकम्स क्वाइट स्मॉल। और स्लोप जो पहले थी O से A तक ज़्यादा थी, A से B और कम हो गई, और B से C और भी स्लोप कम हो गई। इफ़ द वायर इज अनलोडेड, लेकिन इससे पिछले पॉइंट में क्या था कि पहले जब अनलोड की गई थी तो वो ग्राफ वापस उन्हीं पॉइंट से आया था, BAO उसने फॉलो किया था। लेकिन C पॉइंट से अगर उसको अनलोड किया जाता है
तो वो CBAO से आने की बजाय C से इस पाथ से, ये वाला जो डॉट 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 में दिखाया हुआ है, ग्राफ को O1 पॉइंट पर मीट करता है, जो कि शो करता है कि ये वाली क्वांटिटी तो जीरो कर दी गई, स्ट्रेस तो जीरो कर दी गई, लेकिन स्ट्रेन जीरो नहीं हुआ। जब ग्राफ यहाँ O1 पे मीट करता है एक्स एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी की कुछ वैल्यू है, यानी कि स्ट्रेन जीरो नहीं हुआ। ठीक है, सो देयर इज़ अ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी कि ये चीज़ इसलिए ऑब्टेन हो रही है कि जब वेट बढ़ाए गए थे वायर में तो उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ था। पिछली बार जब हमने बी से वेट्स को निकालना शुरू किया था तो वायर वापस उसी लेंथ में चली गई जितनी लेंथ की वो पहले थी, यानी कि उस समय तक वो पूरी तरह से इलास्टिक थी। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है कि वायर ने पूरी तरह से पहले वाली लेंथ को रीगेन नहीं किया है, उसमें थोड़ा बहुत कुछ डिफॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, एंड दैट इज़ कॉल्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इन पोर्शन BC ऑफ द ग्राफ हुक्स लॉ फेल्स, और इस पोर्शन में क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहा है तो हुक्स लॉ यानी कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन के नहीं रही इन द वायर। नेक्स्ट इज बियॉन्ड C द वायर स्टार्ट्स शोइंग इंक्रीज इन स्ट्रेन। अगर C से आगे की हम बात करें तो बिना वेट बढ़ाए, यानी कि स्ट्रेस को बिना चेंज किए, देख रहे हैं कि स्ट्रेन इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, इंक्रीज इन स्ट्रेस विदाउट एनी इंक्रीज इन स्ट्रेस, बिना स्ट्रेस में इंक्रीज किए। इट मीन्स द वायर बिगिन्स टू फ्लो डाउन, इसका मतलब ये होगा कि वायर फ्लो डाउन का मतलब है फैलना शुरू कर देती है ना, आफ्टर द पॉइंट C अप टू पॉइंट D। The point C at which the wire yields to the applied stress and begins to flow down is called yield point। तो जिस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू हम यहाँ पर देखें, पॉइंट C के कॉरेस्पॉन्डिंग जहाँ से इसने एक्सपैंड, यील्ड का मतलब है फैलना शुरू किया है, तो उस पॉइंट को नाम दिया है यील्ड पॉइंट। ओके, एंड यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द वायर, द स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू यील्ड पॉइंट। इधर स्ट्रेस की तरफ चलें हम यहाँ से, तो जो C' पॉइंट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, जो स्ट्रेस की वैल्यू दिखा रहा है, इस यील्ड पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी दैट विल बी कॉल्ड एज यील्ड स्ट्रेंथ, उसको नाम देंगे हम। उससे आगे ग्राफ के पार्ट में बियॉन्ड द पॉइंट D, C से D तक वो एक्सपैंड हो रही थी, यील्ड हो रही थी, और D से आगे का जो पार्ट है ग्राफ का, द ग्राफ इज द कर्व DEF। ठीक है, ग्राफ DEF एक कर्व है विच शोज इवन इफ द वायर इज अनलोडेड, जो कि ये शो कर रहा है यहाँ से E पॉइंट से अगर हम देखें कि स्ट्रेस डिक्रीज हो रही है, इधर वाला एक्सिस की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है और इधर वाली बढ़ रही है। इसका मतलब वेट को अगर हम निकालना भी शुरू करते हैं तो भी स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है ना, स्ट्रेस के डिक्रीज करने से भी, यानी कि ये एक पॉइंट अचीव होता है यहाँ पर विच इज़ कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट, है ना। द स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट E इज ब्रेकिंग स्ट्रेस। E पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जहाँ पर वायर ब्रेक होने की सिचुएशन में आ चुकी है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो ब्रेकिंग स्ट्रेस कहलाएगी, या उसको अल्टीमेट स्ट्रेस भी कहते हैं, है ना। एंड एट पॉइंट F, एंड द पॉइंट F इज कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट। और पॉइंट F जहाँ पर वो वायर मतलब उसमें खिंचाव आता आता यील्ड होता होता उसमें पहले तो नेक्स एंड वेस्ट्स बनेंगे। नेक्स एंड वेस्ट का मतलब थोड़ा कहीं से वो पतला, कहीं से बीच बीच में से खिंचाव होते होते वो इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा, नेक्स एंड वेस्ट्स। एंड अल्टीमेटली एट पॉइंट F the wire will break and the point F is called breaking point। the portion of the graph DEF shows the plastic behavior of the wire। यहाँ तक तो क्योंकि इलास्टिक था, पॉइंट B तक तो वो इलास्टिक रहा था क्योंकि जहाँ से ग्राफ वापस उसी पाथ से गया था, लेकिन जो ये DEF पार्ट है ग्राफ का, ये उसके इलास्टिक बिहेवियर, इससे आगे वो इलास्टिक हो चुकी थी वायर, तो ये वाला पार्ट स्पेशली उसके इलास्टिक बिहेवियर को शो करता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो स्टडी किया गया स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, यहाँ पूरी एक मटीरियल किस तरह से इलास्टिक बॉडी जो है वो स्ट्रेस अप्लाई करने से किस तरह से उसमें खिंचाव आता है, तो कैसा बिहेवियर उसका रहता है, किस सिचुएशन पर क्या क्या पॉइंट्स आए हैं, ये सारा क्लासीफाई करने के लिए। देखिए नेक्स्ट जो आपका हेडिंग आ रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द स्टडी ऑफ द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो अभी स्टडी किया हमने, इसके बेस पर मटेरियल्स को क्लासीफाई, ये हमें मटेरियल्स को क्लासीफाई करने में हेल्प करता है कि किस तरह के मटेरियल्स को हम किस यूज़ में लाएंगे। देखिए एक आ रहा है डक्टाइल मटेरियल, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं डक्टाइल मटेरियल्स, ब्रिटल मटेरियल्स, है ना। तो डक्टाइल क्या है, दीज आर दोज मटेरियल्स विच शो लार्ज प्लास्टिक रेंज। वहाँ पर हम स्टडी करते हैं कि डक्टाइल जो हैं जिनसे हम वायर्स या रोप्स वगैरह इस तरह से बना सकते हैं, वो मटेरियल्स मेटल्स हैं, जैसे मेटल के अंदर होती है डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। तो यहाँ फिज़िक्स में उसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा
कुछ अलग एंगल से डिफाइन किया जा रहा है कि वो मटेरियल्स विच शो लार्ज प्लास्टिक रेंज कौन सी है, ये वाली जो है DEF वाली जो ये रेंज है, ये इलास्टिक रेंज है। तो ये लार्ज इलास्टिक रेंज है, प्लास्टिक रेंज सॉरी। एंड फॉर सच मटेरियल्स ब्रेकिंग पॉइंट इज़ वाइडली सेपरेटेड, या हम ऐसा कह सकते हैं ये रहा ब्रेकिंग पॉइंट और ये इलास्टिक लिमिट यहाँ पर आ गई थी B पॉइंट पर। तो B पॉइंट से F पॉइंट काफ़ी दूर है ना। तो ऐसे मटेरियल्स के लिए जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो इलास्टिक लिमिट वाले पॉइंट से काफ़ी दूर होता है, और इन मटेरियल्स को हम डक्टाइल मटेरियल्स कहते हैं। जैसे कॉपर है, सिल्वर है, आयरन, एल्यूमिनियम, मेटल्स हैं सारी। दूसरी तरफ है ब्रिटल, इससे अपोजिट है ब्रिटल मटेरियल। दीज आर दोज मटेरियल्स विच शो वेरी स्मॉल प्लास्टिक रेंज बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, है ना। इसके लिए ये ग्राफ आ रहा है, जो हमारे ब्रिटल मटेरियल्स हैं उनके लिए ये ग्राफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन जो ग्राफ है, ध्यान से देखेंगे तो इधर तो डक्टाइल मटेरियल्स के लिए है, ठीक है, और ये वाला ग्राफ है ब्रिटल मटेरियल्स के लिए। इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे ये वाला इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट है और ये ब्रेकिंग वाला पॉइंट है, तो ये बिल्कुल क्लोज है। तो यही वो बात वो यहाँ पर लिख रहा है, फॉर सच मटेरियल द ब्रेकिंग पॉइंट लाइज क्लोज टू द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट वाले पॉइंट से ब्रेकिंग पॉइंट नज़दीक होता है। सच मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग द स्प्रिंग्स एंड शीट्स, इनसे स्प्रिंग्स और शीट्स नहीं बनाए जा सकते क्योंकि ये ब्रेक हो जाते हैं थोड़ा सा भी अगर एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स देते हैं। फॉर एग्जांपल द मटेरियल्स आर कास्ट आयरन, ग्लास एट्सेट्रा। द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ब्रिटल मटेरियल शोन द फिगर, ये वाली इसकी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। तीसरे हैं इलास्टोमर्स। मटेरियल की क्लासिफिकेशन में पहले 2 पॉइंट रहे डक्टाइल मटेरियल्स, दूसरे रहे ब्रिटल मटेरियल्स, और तीसरे हैं इलास्टोमर्स। दीज आर दोज मटेरियल्स फॉर विच द स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन इज नॉट स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये हुक्स लॉ को ओबे ही नहीं करते हैं। इनमें अगर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ हम प्लॉट करें तो कुछ इस तरह का ये शेप ग्राफ की आ रही है जो स्ट्रेट नहीं है। सो फॉर एग्जांपल रबड़, द इलास्टिक टिश्यू ऑफ एरोटा, द लार्ज वेसल कैरिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं इलास्टोमर्स के, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है कि मटेरियल को क्लासीफाई करने के यूज़ में आती है ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो हमने स्टडी की है, ठीक। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट हमने पढ़ लिया था। अब हम एक छोटा सा टॉपिक इस वीडियो में और इंक्लूड कर लेते हैं, दैट इज़ इलास्टिक फैटीग। इलास्टिक फैटीग हम एक सिंपल लैंग्वेज में जैसे देखते हैं कि हम जब इलास्टिक मटेरियल को बार बार यूज़ करते रहेंगे, जैसे कोई स्प्रिंग है तो एक सिचुएशन में आकर जब कंटिन्यूसली उसको यूज़ करते रहेंगे तो उसके अंदर अपनी पहले वाली शेप को रिगेन करने की एबिलिटी कम हो जाएगी, यानी कि उसकी इलास्टिक बिहेवियर जो है वो लेस इलास्टिक हो जाएगा वो, है ना, जब उसको कंटिन्यूसली बार बार यूज़ करते रहेंगे। तो दैट मीन्स हम उसको दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं कि वो इलास्टिक फैटीग हो गया है ना। सो डेफिनेशन गिवन इज इलास्टिक फैटीग इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलास्टिक बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स बिहेवियर बिकम्स लेस इलास्टिक। ये बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसका बिहेवियर कम इलास्टिक हो जाता है अंडर द एक्शन ऑफ रिपीटेड अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्सेज। जब हम बार बार रिपीटेड अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्सेज, मतलब जब डिफॉर्मिंग फोर्स हम उस पर बार बार लगाते रहते हैं, अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहते हैं, तो उसका बिहेवियर कम इलास्टिक हो जाता है, और उसी लेस इलास्टिक बिहेवियर को हम इलास्टिक फैटीग कहते हैं ना। इट मे बी ऑफ द इंटरेस्ट टू नोट दैट द इलास्टिक फैटीग कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फिजिकल फैटीग। ये कुछ इस तरह से है जैसे मिलता जुलता, जैसे इंसान किसी चीज़ को काम को बार बार करते करते उकता जाता है उससे, है ना, उसी को फैटीग कहते हैं हम। सपोज दैट कि कंटिन्यूसली हम एक ही वर्क को करते रहें, सो वी गेट, हम एक जनरल लैंग्वेज में भी इस वर्ड को यूज़ कर देते हैं कई बार कि फैटीग, है ना। सो जस्ट अ टायर्ड पर्सन इज़ नॉर्मल आफ्टर टेकिंग ड्यू रेस्ट। तो जब वो थक जाता है काम को करते करते, तो रेस्ट करने के बाद फिर से वो नॉर्मल सिचुएशन में आ जाता है, फिर से वो काम कर सकता है, लेकिन उससे पहले वो क्या था, फैटीग था। इसी तरह से इलास्टिक बॉडी इज ऑल्सो रिलीव्ड ऑफ द फैटीग और रिगेन इट्स ओरिजिनल डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसी तरह से इलास्टिक मटेरियल जो होते हैं वो भी अपनी पहले वाली इलास्टिक प्रॉपर्टी को रिगेन कर सकते हैं अगर उनको हम कुछ टाइम के लिए यूज़ करना छोड़ दें, व्हेन अलाउड टू रेस्ट फॉर सम टाइम। ओके, so this is all about in this video lecture. The next topic we will continue in the next videos. Till then, keep studying, keep healthy, keep safe. Bye.